जय हिंद दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो निम्न में से सरल मशीन क्या है? तो सरल मशीन क्या है? जो हमारे काम को आसान कर दे। जो हमारे काम को आसान कर दे वो क्या है? सरल मशीन है। सरल मशीन पैंट की जीप से लेकर पेन के नीब तक क्या है? सरल मशीन है। तो जब सरल मशीनों का एक साथ कई सरल मशीनों को जोड़ दिया जाता है तो वहाँ क्या बनता है? जटिल मशीन बन जाती है। तो साइकिल क्या है? साइकिल में कई यंत्र लगे हुए हैं, इसलिए साइकिल एक जटिल मशीन है। तराजू, तराजू में कौन सा उत्तोलक है ये आप बताइएगा। तराजू कौन सा उत्तोलक है ये हमें बताइएगा। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में ट्रैक्टर में क्या होता है? सरल मशीनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए यह जटिल मशीन है। स्कूटर भी क्या है? जटिल मशीन है। लेकिन तराजू की बात करें तो तराजू एक सरल मशीन है, क्योंकि जैसे सी सौ होता है, सी सौ, सी सौ का मतलब है जो झूला झूलते हैं, एक तरफ बच्चा बैठता है, इसमें बीच में से एक इधर बच्चा बैठता है, एक इधर ऊपर नीचे होता है। तो ये क्या है? बिल्कुल सी सौ की तरह है। तो तराजू क्या है? एक सरल मशीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उत्तोलक? प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। अब इसको पहचानेंगे कैसे? प्रथम उत्तोलक में इसके 3 भाग होते हैं। पहले बता दें, उत्तोलक में 3 भाग होते हैं। आलंब, आलंब का मतलब है जहां से सहारा मिलता है घूमने के लिए, आलंब हो गया। एक भार हो गया। दूसरा, तीसरा हो गया आयास या प्रयास, जहां से बल लगाते हैं। इस आयास प्रयास को कहीं आयास लिखा नजर आएगा, कहीं प्रयास। तो या आयास आए या प्रयास आए, इसका मतलब है जहां से बल लगा रहे हैं। तो प्रथम उत्तोलक उसे कहते हैं जिसके बीच में क्या हो? फ्लक्रम हो, आलंब क्या हो? बीच में हो। जैसे भार एक किनारे हो, आलंब बीच में हो, और आयास या प्रयास एक किनारे से लग रहा हो। तो कौन सा उत्तोलक है? प्रथम उत्तोलक। द्वितीय उत्तोलक में बात करें तो द्वितीय उत्तोलक में आलंब किनारे होता है, आलंब किनारे होता है, बीच में भार होता है, और लास्ट में आयास या प्रयास होता है, या प्रयास होता है। और तीसरे में बात करें तो थर्ड वाले में आलंब किनारे होगा। ठीक, आलंब किनारे होगा, बीच में क्या होगा? बीच में प्रयास होगा। प्रयास का मतलब है जहां से बल लग रहा है, और लास्ट में भार होगा। अब इस कॉम्बिनेशन को याद रखिएगा। जैसे झूला हुआ, तो झूला में क्या होता है? जैसे सी सौ का झूला हुआ या तराजू हुआ, तराजू को भी समझें। तराजू, तराजू देखिए, ये फ्लक्रम हो गया, आलंब जहां से घूमता है वो क्या है? आलंब है। एक तरफ लोड दिया जा रहा है, एक तरफ हाथ से बल लगाएंगे तो यह आसानी से उठ जाएगा। तो ये कौन सा उत्तोलक है? प्रथम उत्तोलक है। जब भार वाली गाड़ी या सरौता, देखिए सरौते में क्या होता है? ऐसे सरौता बना रहता है, बीच में लोड दिया जाता है, सुपारी को काटा जाता है। तो यहाँ फ्लक्रम, फ्लक्रम का मतलब जहां से घूम रहा है, और बीच में क्या है? जो काम कर रहे हैं वो बीच में हो। लोड, लोड कहां पर है और बल कहां से लगा रहे हैं? यहाँ किनारे से दाब रहे हैं। तो कौन सा सरौता उत्तोलक हुआ? द्वितीय उत्तोलक। प्रयास, आलंब, आयास, प्रयास। इसमें चिमटा, चिमटा में देखिए किनारे पर आलंब हो गया, घूम रहा है। प्रयास, बीच से बल लगाते हैं, यहां पर लोड होता है सामान को पकड़ने के लिए। लेकिन अगर आपको याद रखना है कैसे, तो आलंब में कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पर 4 प्रकार के होते नहीं हैं। तो 4 प्रकार के नहीं होते, तो अगर आलंब बीच में है तो कौन सा उत्तोलक? फर्स्ट उत्तोलक। अगर ऐसे नहीं याद रखना है आलंब को, तो भार को याद रखिए। भार में कितने वर्ड हैं? कितने वर्ड हैं? भार 2 वर्ड। 2 वर्ड से मतलब द्वितीय उत्तोलक। भार बीच में हो तो द्वितीय उत्तोलक। प्रयास में 1 2 3, प्रयास में 3 वर्ड हैं, तो कितने उत्तोलक? कौन सा उत्तोलक? अगर प्रयास बीच में है तो थर्ड उत्तोलक होगा, उत्तोलक।
अब बात समझ में आई? इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सारे डाउट क्लियर हो गए। अब इसमें से कुछ प्रश्न बनेंगे, आप बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक कौन सा है? सरौता। सरौते का कैसे सिंबल होता है? सरौता ऐसे रहता है, बीच में लोड, बल यहां से, फ्लक्रम यहां से, लोड बीच में। अब प्लास, प्लास में क्या होता है? प्लास ऐसे बना रहता है, यहां से पकड़ने के लिए बना होता है, यहां से दबाने के लिए होता है, कैंची की तरह। सी सॉ, झूला जो होता है, एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा बीच से होता है। चिमटे की बात करें तो चिमटे में एफर्ट यहां से लगता है, फ्लक्रम यहाँ पे, लोड यहाँ पे। अब एक चीज हमने आपको बताया था, द्वितीय उत्तोलक में भार बीच में होगा, तो सुपारी कहाँ रखी जाती है? सुपारी बीच में। लोड अगर बीच में है तो कौन सा उत्तोलक? द्वितीय उत्तोलक है। प्लास कौन सा उत्तोलक है? बीच में फ्लक्रम है, यहां से घूम रहा है, तो कौन सा उत्तोलक? प्रथम उत्तोलक। सी सॉ बीच से घूम रहा है, बीच से अगर घूमेगा तो प्रथम उत्तोलक। चिमटा क्या है? फ्लक्रम पहले बीच में आयास या प्रयास लग रहा है, तो आयास प्रयास अगर बीच में है तो तृतीय उत्तोलक, थर्ड उत्तोलक होगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त होगा। यांत्रिक लाभ का मतलब है बल कम लगाएं और काम ज्यादा हो। बल कम लगाएं और काम ज्यादा हो, तो ऐसे मशीनों से हमें क्या होता है? यांत्रिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन साइकिल में अधिक बल लगाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल में कई मशीनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन सबसे अधिक अधिक लाभ कब होगा? जब देखिए फ्लक्रम यहाँ पे है और यहाँ से बल लगाया जाता है, तो कैंची क्या है? आसानी से चल जाती है। तो कैंची आसानी से चलती है, तो सबसे अधिक यांत्रिक लाभ किसमें प्राप्त होगा? कैंची में प्राप्त होगा। सी सॉ की बात करें तो कौन सा उत्तोलक है? फर्स्ट उत्तोलक। चिमटा कौन सा उत्तोलक है? थर्ड उत्तोलक है। बात समझ में आई? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सजीवों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जिसकी उपयोगिता हो, मतलब जैसे घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है? ईंट का। तो वैसे शरीर बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है? सबसे ज्यादा ऊतक, अंग, कोशिका, अंगतंत्र। तो सजीव की संरचना में सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका होती है। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? ऊतक। और ऊतक को मिलाकर क्या बनता है? अंग। और अंग को मिलाकर क्या बनता है? अंगतंत्र बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुकोशिकीय जीवों में क्या पाया जाता है? सभी कार्य एक कोशिका द्वारा होता है। कोशिकाओं में विभेदन और श्रम विभाजन। कोशिकाओं में विभेदन और श्रम विभाजन। केवल दो कोशिकाएं, कोई अंग नहीं, तो क्या होगा? बहु कोशिकाओं में कोशिका विभेदन और श्रम विभाजन। कोशिका विभेदन का मतलब है कि देखिए, हमारे घर में किसी भी कार्य को करने के लिए सबका काम अलग अलग होता है। जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, पापा पैसा कमाते हैं, तो इस प्रकार से क्या है? एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, सबका काम अलग अलग है। सब अपने कार्य के अनुसार कोशिकाओं का निर्माण होना ही क्या है? कोशिका विभेदन है। और कोशिकाओं का अलग अलग कार्य ही क्या है? श्रम विभाजन है। अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम बहुकोशिकीय जीवों की शारीरिक संगठन को सही दर्शाता है? तो सबसे छोटी इकाई क्या है? किसी को घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ईंट चाहिए। तो उसी प्रकार से शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कोशिका। देखिए कोशिका, कोशिका को मिलाकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक को मिलाकर क्या बनता है? अंग बनता है। और अंग को मिलाकर अंग तंत्र बनता है। ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवन की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? इकाई का मतलब है जो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में उपयोग किया गया हो। तो जीवन की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊतक किसके समूह से बनते हैं? तो ऊतक किसके समूह से बनते हैं? अंग तंत्र, अंग, कोशिका, अणु। तो हमने बताया है, पहले ही क्लियर कर दिया है। तो ऊतक कोशिकाओं के संयोग से बनते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1674, 1665, 1831, 1839। तो रॉबर्ट हुक ने
1665 में कोशिका की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? जीवित कोशिकाओं कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट बाउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन। बात समझ में आई? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीव द्रव्य को सबसे पहले किसने नाम दिया था? तो जीव द्रव्य का सबसे पहले नाम रॉबर्ट ब्राउन। किसका खोज किए थे? केंद्रक का। टी स्वान कोशिका सिद्धांत दिए थे। जेई पुरकिंजे ने क्या किया था? जीव द्रव्य का सबसे पहले नाम दिया था। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका सिद्धांत किस जीव पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत। कोशिका का मतलब, कोशिका सिद्धांत में क्या क्या चीजें दिए थे? कि सभी जीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिका मूलभूत रूप से समान होती है। मतलब सभी जीवों में मूलभूत रूप से कोशिकाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और नई कोशिका की उत्पत्ति कोशिका के अंदर स्थित केंद्रक से होता है। लेकिन विषाणु क्या है? पौधे में तो होगा, जानवर में भी होगा, जीवाणु में भी होगा, लेकिन विषाणु में ये नहीं होगा। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होगा? विषाणु पर लागू नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, ये सही है। नई कोशिका केवल केंद्रक से बनी होती है? नहीं, केवल केंद्रक से नहीं बनी होती, उसमें और भी चीजें होती हैं, तब एक नई कोशिका चलती है, उसका जीवन क्रम चलता है। कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई हैं, बिल्कुल सही। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं समान होती हैं, बिल्कुल सही, और उनके हिसाब से अपना कार्य बांटती हैं। तो नहीं है, तो नहीं में बी वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कोशिकाओं को उनके केंद्रक की संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो कोशिकाओं के केंद्रक की संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जिसमें कोशिका का पूरा विकास हो चुका होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। जिसमें कोशिका का पूरा विकास नहीं हुआ रहता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में सभी पादप जंतुओं की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग होते हैं, इसमें केंद्रकीय पदार्थ डीएनए स्वतंत्र रूप से द्रव्य में बिखरा होता है, या इसमें कोई कोशिकांग नहीं होता? कोशिकांग होता है। लेकिन इसकी सबसे बेहतर विशेषता क्या है? कि इसमें केंद्रीय पदार्थ स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। मतलब इनका कोई फिक्स स्थान नहीं होता, बिखरे होते हैं। केवल कोशिका झिल्ली में ये सब कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, कोशिकांग होते हैं, ये सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो जीवाणु, जंतु कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं, केवल कवक में। हमने बताया था जंतु और पादपों में कौन पाया जाता है? यूकैरियोटिक। जब अर्ध विकसित होगा, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो वहां पर प्रोकैरियोटिक होगा। तो जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पूर्ण विकसित केंद्रक और कोशिकांग
किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है? तो पूर्ण विकसित केंद्रक और कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। नेक्स्ट, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका। तो लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो पौधों में सबसे लंबी कोशिका एसिटेबुलेरिया कोशिका होती है। एसिटेबुलेरिया कोशिका होती है। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिक्तिकाएं मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती हैं? तो रिक्तिका का मतलब है भंडारण। जैसे घर में सामान रखने के लिए कोई एक घर होता है ना, कि जहां पर सारे सामान रखे जाते हैं, उसी प्रकार से रिक्तिका हमारी कोशिकाओं का एक भंडारण क्षेत्र होता है। यह किसमें पाया जाता है? रिक्तिका किस प्रकार की कोशिकाओं में? यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि इनको लंबे समय तक कभी पानी नहीं मिलता, तो लंबे समय तक जमीन से तो रिक्तिकाएं अपना भंडारण कहाँ पर करती हैं? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, वैक्यूल्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? ट्रोनोप्लास्ट कहते हैं। भाई सामान रखना है तो सामान रखने के लिए कोई आवरण चाहिए, तो उस पे झिल्ली को क्या कहते हैं? ट्रोनोप्लास्ट। कोशिका भित्ति क्या है? बाहर की जो कोशिका के ऊपर पादप कोशिकाओं में केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति क्या करती है? सेल को सुरक्षा प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतः प्रद्रवी जालिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो अंतः प्रद्रवी जालिका की खोज पैलेडे गार्नियल, कैमिलो गाल्जी, रॉबर्ट ब्राउन। तो किसने की थी? गार्नियर ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा यहां पर। अंतः प्रदत्त जालिका की खोज किसने की थी? गार्नियर ने। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम ऊर्जा उत्पादन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है या केंद्रक से होता है। और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। और कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम, आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान केंद्रक द्वारा, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम, ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया, वही सेम क्वेश्चन है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? ऊर्जा के केंद्र को माइटोकॉन्ड्रिया, और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? तो ऊतक एक समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जंतु कोशिकाओं की वृद्धि कैसे होती है? असमान, समान, तिरछी, नियमित। तो जंतु कोशिकाओं की वृद्धि समान तरीके से होती है। जंतु कोशिकाओं में वृद्धि कैसे होती है? समान तरीके से होती है, और पादपों में असमान तरीके से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? शीर्ष से याद रखें, शीर्ष से मतलब है किसी पेड़ में, ये क्या है? पादप ऊतक है। तो सिर और जड़ में, जड़ के किनारे और सिर के किनारे जो पाया जाता है, तो उसे शीर्षस्थ विभाज्योतक कहते हैं। तना और जड़ के शीर्षाग्र पर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम, जौ से जल, जल का जो परिवहन करे उसे क्या कहते हैं? जाइलम। और जो भोजन का परिवहन करे उसे फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम क्या करता है? जल और खनिज का परिवहन करता है। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरल ऊतकों में कौन सा ऊतक शामिल नहीं है? फ्लोएम क्या है? फ्लोएम है जो सरल ऊतकों में नहीं शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? ऊतक चार प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक,
जो हमारे शरीर के बाहरी आवरण मतलब जो शरीर को ढक के रखते हैं। उपकला, उपकला का मतलब है ऊपर, जो कोशिकाएं ऊपर पाई जाती हैं वो क्या है, उपकला। जैसे चमड़ी क्या है, उपकला ऊतक से बनी हुई है। उसके बाद संयोजी ऊतक, संयोजी मतलब सहयोग, जो ऊतक हमारे शरीर को जोड़ने में सहयोग प्रदान करती हैं वो क्या है, संयोजी ऊतक है। पेशी ऊतक, जो पावर प्रदान करती हैं, पेशी ऊतक हमें काम करने के लिए जो पावर प्रदान करती है वो क्या है, पेशी ऊतक। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक में क्या है, हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। तंत्रिका को तार से समझिए, जो सूचनाएं आदान प्रदान करती हैं वो क्या होती हैं, तंत्रिका ऊतक होती है। तो उपकला ऊतक का क्या क्या है, शरीर की सुरक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नों का सिलसिला खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।